नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं ओंकार नाथ जी। ओंकार नाथ जी वैसे खुद को छात्र कहते हैं शिक्षक, लेकिन मैं इन्हें इतिहासकार मानता हूँ और इतिहासकार कहता भी हूँ। ओंकार नाथ जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, हमास इज़राइल युद्ध। अब उसको युद्ध कहा जाए, हालाँकि हमास की तरफ से शुरुआत हुई, आप सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गाज़ा पर कार्रवाई शुरू किया इज़राइल ने, उसको लेके तमाम सारी चीज़ें हैं और अब एक लंबी कहानी हो चुकी है। लेकिन ओंकार नाथ जी से हम जब बात करेंगे, तो आज ये जानना चाहते हैं कि साहब इतनी लंबी ये कार्रवाई चाहे इज़राइल की कहिए, चाहे फ़िलिस्तीन के तरफ से या हमास की तरफ से बंधकों का मामला हो, तमाम चीज़ें पैरेलल चल रही हैं और लगभग एक लंबा चलने वाला युद्ध जैसा ये दिखाई दे रहा है। लेकिन हमास टनल से निकल के कहाँ-कहाँ बिखरेगा, यानी कि नया गेम प्लान हमास का, ये किस तरीके से क्या हमास अगर इस तरह से दबा दिया जाएगा इज़राइल द्वारा, ऐसी कोई क्लियर कट है? कोई आइडिया, कोई संभावना ऐसी बनती है क्या कि हमास खत्म हो जाएगा? और क्या हमास खत्म हो सकता है? जो अब तक इसका इतिहास है, इसके पीछे जो वो जो मज़हबी एक आतंकी सोच है, मुकवाना जी क्या देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात तो सर हमास अभी का जो सीन चल रहा है वो यही है कि 1.5 महीने के इस जंग में हमास ने जो दावे किए हैं कि इजराइल के 1400 नागरिकों के बदले हमारे 15,000 नागरिक मारे गए और 30,000 नागरिक इधर-उधर शरणार्थी बनने को मजबूर है। दूसरी जो दावा है वो संघर्ष विराम सीज़ फायर का है। इस बीच 2 दिन पहले 1 दिसंबर को न्यूज़ आई कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ये छापा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दिया है कि हमास के जहां कहीं भी लीडर कतर में हो, तुर्की में हो, ईरान में हो, सीरिया में भी हो, रूस में भी हो, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। अब ये कार्यवाही डिफाइन नहीं है, तो इसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी हमास को नेस्ताभूत करने की रणनीति के ऊपर नेतन्याहू चल रहे हैं। दूसरी जो उनकी डिमांड है वो है कि पूरे गाजा पट्टी को विसैन्यीकरण, मतलब कोई हथियार विहीन जनता अब रहेगी वहां पे। ये 2 डिमांड है। कहने का मतलब है कि हमास को खत्म कर देंगे और इस पूरे गाजा पट्टी को विसैन्यीकरण, हथियार विहीन कर देंगे। ये 2 रणनीति दिख रही है। फिर अब एक तरीके से 2 दिसंबर की बात आई कि ईरान के कुछ रॉकेट सीरिया के बॉर्डर पे थे जहां पर बमबारी हुई और दोनों लोगों मतलब विवाद चल रहा है। ये वही है, मतलब इजराइल को जहां कहीं भी लग रहा है कि हमास के लीडर यहाँ छुपे हो सकते हैं, वहां वो अटैक कर रहा है। यूएन और यूरोप की जितनी भी बातें हैं, इजराइल इनको ठेंगा दिखा करके आगे बढ़ रहा है और ये सारे लोग सीज फायर करने की हिमायती अभी भी थे, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि सीज फायर ज्यादा दिन तो चलेगा। अब हम बात करते हैं कि हमास का अगला यलगार क्या होगा, मतलब हमास की क्या रणनीति होगी। तो सबसे बड़ी बात, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत की थी कि हमास है क्या। तो हमास कोई एक बस नाम है। कल मैं पूरा वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ रहा था तो मुझे एक व्यक्ति का नाम पता लगा, जॉर्ज हवास। तो जॉर्ज हमास के नाम पर ही शायद हो सकता है हमास बने हो। ये एक वामपंथी अमेरिकन प्रोफेसर है। तो अगर शुरुआत से अगर आप अरब राष्ट्रवाद को देखेंगे और अरब राष्ट्रवाद के भिन्न भिन्न चरणों को देखेंगे, तो हमास का अगला यलगार क्या होगा ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहते हैं ना, अतीत को अच्छे से पढ़ लीजिए, वर्तमान समझ लीजिए तो आपको भविष्य दिखने लगेगा। तो हमास का अगले यलगार को जानने के लिए सबसे पहले अरब राष्ट्रवाद को जानना होगा। कैसे टर्की उस्मानी खिलाफत के विरुद्ध जब बहावी जिहाद 1792 में बहावी जिहाद जब उभरा, तो उसका केंद्र बना सीरिया। ध्यान रखिएगा, ये वही बहावी जिहाद है जिसका असर औरंगजेब के बाद पड़ा और अहमद शाह अब्दाली को निमंत्रण किया गया था भारत में आकर के जिहाद करने के लिए, सिखों के विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध। उसकी चर्चा फिर कभी। तो उस समय सीरिया केंद्र बना और उस समय के जितने ईसाई मिशनरी थे उन्होंने अरब राष्ट्रवाद को उठाया। यहां भी ओरिएंटल सोसाइटी की स्थापना हुई। जिस तरह राजस्थान में कर्नल टॉड गए या विलियम जोन्स गए बंगाल में, तो ईसाई मिशनरियों का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अरब की लिटरेचर को उठाया। अरब के लिटरेचर को उठाने का उद्देश्य अरब का गुणगान नहीं, टर्की को तोड़ना था।
ध्यान रखिएगा सर, टर्की को तोड़ने के लिए उस्मानी खिलाफत को अरबों को उठाया, अरबों की हुकूमत की बात आई, उम्मा की बात आई, कुरैश कबीले का उत्थान हुआ, हाशमी खानदान की चर्चा की गई। लगभग 1900 तक अरब राष्ट्रवाद कुछ ऐसे चला जो टर्की के उस्मानी खिलाफत के विरुद्ध था। यहां भी अरब के लोगों ने जिहाद का नारा लगाया और वो कत्लेआम मचाया जिसकी चर्चा लगभग भारत के लोगों को कम है, लेकिन तारीख फतह की पुस्तक में है। तो ये पहला चरण था। दूसरे चरण की बात करें तो युवा तुर्क आंदोलन अरब राष्ट्रवाद के उभर में आया। अब जब टर्क आंदोलन आया, फिर कहा गया कि भाई इस्लाम में भाईचारा है, काफिरों के विरुद्ध एकजुट होना है। तो जो तुर्क और अरब एक दूसरे का गला काट रहे थे, फिर वो भाई भाई हो गए और इसमें कुर्द भी आ गए। ध्यान रखिएगा सर, ये दूसरा चरण है। इस समय पूरे अरब राष्ट्रवाद का दुश्मन बना मित्र देश काफिर, सलीबी जंग का आया। इसके बाद तीसरा चरण आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के आसपास, जब उभर के मोरक्को, लीबिया और मिस्र स्वतंत्र हो गए। सब जानते थे कि इसको ब्रिटिशर्स ने ही किया। सऊदी अरब का फिर गठजोड़ हुआ ब्रिटेन के साथ, इब्न सऊद का यहीं से उत्थान होता है। सऊदी अरब कोई मुल्क नहीं है, 150 साल पहले बना। टर्की इतना क्रोधित हुआ कि उसने भी फिर जिहाद के नारे लगाए कि अरब जिहाद है, अरब के मुस्लिम, और अरब वाले तुर्की के विरुद्ध लगा रहे हैं कि ये भी काफिर है, और दोनों एक दूसरे के भयंकर कत्लेआम का दौर चला। मतलब इतना विभत्स इतिहास है ना कि अगर सही तरीके से पढ़ा दिया जाए तो लोग अपना सर पीट लेंगे कि भैया कौन काफिर है, कौन मोमिन है और किसके विरुद्ध जिहाद। बस राजनीतिक फायदे के लिए जिहाद का प्रयोग किया गया। अब जब ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, पेरिस की संधि लागू हुई और मैंडेट सिस्टम आया और तुर्की के जब 50 टुकड़े किए गए, तब यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन उभरा, मुस्लिम ब्रदरहुड। अब ये तीन लोगों का नाम मैं बार बार बोलता हूं, हसन उन बन्ना, सैयद कुतुब जैसे है और मौलाना मौदूदी भारत वाले। यही दौर था जब आज के लाहौर जो पाकिस्तान बन गया, वहां उन्होंने एक किताब भी लिखी, खिलाफत कैसे तबाह हुई। और इस अरब राष्ट्रवाद के असर भारत में भी पड़ा जब पाकिस्तान की मांग शुरू हुई। अल्लामा इकबाल लंदन गए और वहां से जिन्ना को लेके आए। यही वो दौर था जब टर्की में मुस्लिम ब्रदरहुड एकदम उभर करके आया, और जब यहूदी राज्य की स्थापना हो गई, तब तो मुस्लिम ब्रदरहुड ने एकदम जंग छेड़ दी। ध्यान रखिएगा, ये वही टर्की के अधीन 50 से भी ज्यादा मुल्क बने, सीरिया, लेबनान, ये जितने भी आज देख रहे हैं, सबने ये बताया कि हम अलग हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है। टर्की का इस्लाम अलग है, अरब का इस्लाम अलग है, सीरिया का इस्लाम अलग है। आज जो लोग कहते हैं ना हम एक है, हम उम्मा है, सारा उम्मापन दिख गया, एक भी रिफ्यूजी को लेने को आप तैयार नहीं है। तो ये एक आवरण रखा गया है कि हम एक हैं, आवर प्रॉफिट्स इज वन, हम एक हैं, हमारी राष्ट्रवाद कोई राष्ट्रवाद नहीं है। ईरान इराक 1400 सालों से लड़ रहे थे और अगले 1400 सालों तक लड़ते रहेंगे। ठीक उसी तरह यहां भी है, 50 नए मुल्कों की स्थापना हुई, लेकिन जैसे ही यहूदियों की भी एक होमलैंड की बात आई, ये सारे लोग उसके विरुद्ध हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इस्लाम की बुनियाद ही काफिरों पर निर्मित हुई है, और काफिर कौन है? सबसे खतरनाक यहूदी। तो यहां पर आया, अब यहां पर वामपंथियों का प्रवेश होता है अरब राष्ट्रवाद। ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट, लिबरल और वामपंथी, ये तीनों आज भी हैं जो पूरे हमास के बौद्धिक पिता बने हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। जॉर्ज हमास जैसे व्यक्ति घुस रहे हैं, अमेरिकन प्रोफेसर हैं, पैन अरब मूवमेंट का नारा दे रहे हैं, और इस पूरे नारे को वो अमेरिका के विरुद्ध घोषित कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यही वो दौर है जब भारत में भी वामपंथी नारे लगा रहे हैं, हाथ में लेटा मुंह में पान, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। कई नाम है जो फेमस पे, जहीर अब्बास है, राज बब्बर के ससुर, मजरू सुल्तानापुरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, ये जितने नाम आपको दिख रहे हैं, ये सारे लोग वही हैं। अब इसी दौर में पैन अरब मूवमेंट जबरदस्त उभर के आया। अब जब जैसे पैन अरब मूवमेंट उठा, फिर टर्की और अरब के बड़े लोगों ने 1967 तक इसको कुचल दिया। फिर शीत युद्ध का एक दौर आया और एक नया चेहरा आया, PLO, यासिर अराफात, जो KGB के एजेंट थे। और जितने भी लेफ्टिस्ट मूवमेंट के
बुद्धिजीवी हैं, सबने यासिर अराफात को एक नेशनल हीरो, इंटरनेशनल हीरो, मुक्ति लड़ने वाला, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, पता नहीं क्या किया, यासिर अराफात केजीबी बिल्कुल का ठीक। एजेंट, अमेरिकी बिल्कुल। शीत युद्ध, अमेरिका का विरोधी और शीत युद्ध का एक उभरा हुआ नायक, ये आया। अब जैसे ही यासिर अराफात का उभार हुआ, उधर शीत युद्ध अमेरिका वाले किसी और के ऊपर हाथ रखे और इसकी प्रतिक्रिया 1967 में इंडोनेशिया में देखी गई। अब इंडोनेशिया में तानाशाही सरकार देखिए, 1967 70 से 80 का दशक ही वो दशक है जब हर जगह लोकतांत्रिक सत्ताएं ध्वस्त हुई और तानाशाह स्थापित हुए, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो इराक में, लीबिया में गद्दाफी हो, या नसीर की गद्दी का उलटना मिस्र में हो, या फिर पोल पोट इंडोनेशिया में हो। वहां भी वामपंथियों को जबरदस्त ठुकाई हुई, वामपंथी तानाशाही उभर के आया, दक्षिणपंथी तानाशाही 70 से 80 के दशक में जबरदस्त प्रतिक्रिया दिख रही है। ईरान में भी शाह राजा पहलवी को पलट करके इस्लामिक क्रांति हुई, थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा। और जैसे ही सोवियत रूस अफगानिस्तान में घुसा तो यहीं पर विधिवत जिहाद की एक नया सिर देखने को मिली, जहां 41 देशों के 11 लाख, ये आंकड़ा है सर, याद रखिएगा, 41 देशों के 11 लाख जिहादी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे और पाकिस्तान ने विधिवत विज्ञापन निकाला जिहाद के लिए। 41 देशों के लड़ाके वहां पहुंचे और इन सब में मुस्लिम ब्रदरहुड का दौर रहा। यही वो दौर रहा जब यासिर अराफात की इमेज को कम गिराने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं कि हमास को खड़ा करने में, आशीर्वाद देने में अमेरिका और इजराइल का हाथ रहा। उन्होंने एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, पैसा भी दिया, फंड भी दिया, हथियार भी दिया, सिर्फ यासिर अराफात को ध्वस्त करने के लिए। हमास धीरे धीरे उठने लगा। वहां भी जैसे ही मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रवेश हुआ, उन्होंने फिर जिहाद का नारा दिया और पीएलओ को लगभग हमास ने रिप्लेस कर दिया और पूरी वैश्विक इस्लामिक खलीफत या खिलाफत का चोला एजेंडा धारण किया हमास ने, और लगभग सारे मुस्लिम देशों की सहानुभूति लेकर के आज खड़ा है। 1988 में इसका घोषणा पत्र आया, 36 पॉइंट रहे, 16 बिंदु जिनकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसमें विधिवत उन्होंने उल्लेख किया है काफिरों का खात्मा करना, खिलाफत स्थापित करना, वगैरह वगैरह। मतलब उसके में और इस्लामिक स्टेट के एजेंडे में कहीं कोई अंतर नहीं है। अब बिल्कुल ठीक बात है। 3 बार लड़ाई हो चुकी है, पिछले साल भी लड़ाई हुई। जैसे ही अब्राहम एकॉर्ड हुआ, इजराइल को मान्यता देने की बात कही गई, हमास ने जंग छेड़ दी। अब फिर जैसे ही G20 के मंच पर इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर की बात की, तो उसमें अब नए नए खिलाड़ी आ गए। ईरान को क्या लगा, टर्की को क्या लगा और चीन को क्या लगा। फिर इसी बीच कतर एक नया मीडिएशन सेंटर उभरा। दुनिया भर में कतर के 20 ऐसे फाइनेंसर हैं जो गली गली में घूम रहे हैं, कहीं भी तबाही लगाना हो कतर के पास जाइए। इतना छोटा पित्ती सा देश दुनिया में कहीं भी बर्बादी करके और शांति स्थापित करने में अपना भूमिका रोल निभा निभा लेगा। रहा। उसका ठीक अल बात। जजीरा चैनल आपको दिखाई दे रहा है, भारत के विरुद्ध है, कश्मीर के विरुद्ध है, भारत के हिंदुओं के विरुद्ध है और एक तरीके से आतंकियों का वो भोंपू या स्पीकर है। तो कतर को में भी इन्वेस्टमेंट किया गया और इसमें भी अमेरिका का पूरा यानी अमेरिका कोई दूध का दूल्हा नहीं है। एक तरफ वो सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ वो गर्दन के पीछे छुरी भी रखने के सांप छोड़ देते हैं। ये उनकी ड्यूल पॉलिसी आज भी चल रही है। अब बिल्कुल चूंकि चल वो रही। वर्ल्ड के पॉलिटिक्स से बहुत दूर है, उनका ज्योग्राफी बहुत दूर है, इसलिए वो बचे हुए हैं, नहीं तो वो खुद भी मुक्त भोगी होते। अब आज भले ही सीज फायर लगा हुआ है, सबको पता है कतर में पैसा आया, ईरान ने पैसा लगाया, चीन ने पैसा लगाया, टर्की ने पैसा लगाया और ये लड़ाई हुई। अब जब हमास के ऊपर बम बरसने लगे, लोग मरने लगे, तो फिर दुनिया भर के लोग हल्ला मचाने लगे, सीज फायर सीज फायर सीज फायर। यूएनओ के हेड कहते हैं हमास कोई हवा में नहीं आया, तो अगला स्टेटमेंट देना, हमास आया कहां से? क्यों ये भी नहीं सही। चर्चा होती है हमास के घोषणा पत्र की? हमास कुछ नहीं है, हमास तो एक नाम है। इसके पीछे मुस्लिम ब्रदरहुड की वही जिहादिक सोच है और इसको घुमा रहे हैं इस बार चीन।
पैसा दे करके कह देंगे हाँ भाई जिहाद कर दो भारत के विरुद्ध, जिहाद कर दो अरब के विरुद्ध, जिहाद कर दो सीरिया के विरुद्ध, तो वो सबके विरुद्ध ऐसे ही कर रहे हैं। इनको यहाँ मिलिटेंट को पाल के रखा गया है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने अपडेट किया और उसका जो है अरबी राष्ट्रवाद से लेके और यहाँ तक अपडेशन, तो इससे तो कुल मिला के यही पता चलता है कि ये तो रक्तबीज टाइप का है हमास, क्योंकि ये एक सोच से पैदा हुआ है। आज ये है, कल को कुछ और होगा, यानी सबके पीछे मजहब आधारित जो एक वैश्विक विस्तारवाद का एक जो फिलॉसफी है, वही है कुल मिला के। तो ऐसे में बिल्कुल। आपने ये भी कहा कि इज़राइल जो है हमास के पूर्ण खात्मे तक जा रहा है, लेकिन क्या जब आप पूर्ण खात्मे की बात करते हैं, तो फिर यही माना जाए ना कि उस पर्टिकुलर एरिया में यानी गाज़ा का वो क्षेत्र, उसको मुक्त करा लेगा, वहाँ से हमास की समाप्ति करा लेगा। क्या हमास पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है? क्योंकि उसके पीछे बिल्कुल की नहीं होगा सोच। सर। गाजा पट्टी पे इजराइल का कब्जा हो जाएगा। हुँ, ठीक है, वो इलाका 20 सैनिकृत भी हो जाएगा। लेकिन आप उस सोच को, उस जज्बे को, उस दर्शन को कैसे खत्म करेंगे? वही सवाल है मेरा। बिल्कुल सी ठीक बात। तो ये किस नए रूप में रहेगा? कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कैसे हर बदलेगा? दौर में पिछले ए 300 सालों का एक अ, पिछले 300 सालों का इतिहास देखें तो सेंटर बदलते रहे। कभी सीरिया इनका सेंटर हुआ, कभी सऊदी अरब हुआ, कभी मिस्र के इजिप्ट का काहिरा हुआ, आज गाजा पट्टी है। तो अगला सेंटर पूरी तरह बनने की चांसेस दिख रहे हैं ईरान और सीरिया का बॉर्डर। हुँ। यहां पे एक नया सेंटर हो सकता है बन जाए, क्योंकि उसका हिस्टोरिकल मीनिंग भी है दमिश्क का इलाका। हुँ, तो ये एक नया सेंटर बनेगा। मुस्लिम ब्रदरहुड के भी कई चेहरे हैं। भारत में जमाते इस्लामी है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। 127 ऐसे वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके पीछे चीन भी है, रूस भी है और टर्की भी है। जो सबसे बड़ी चिंता करने वाली बात है कि चीन के मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब में एक दोस्ती हो गई। हुँ। ये बहुत खतरनाक न्यूज है कि पिछले 1400 सालों में जो एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं, खून के प्यासे हैं, अब वो उनके मित्र भी। बन गए। हुँ। और कोई ना सऊदी कोई अरब भी भयानक डरा हुआ है कि अगर हुँ, वहां भी एमबीएस जिहाद के से उन्हीं को मार देंगे वो लोग। 5,000 मौलवी जेलों में बंद हैं, उनको आप खोल दीजिए तो सऊदी अरब अपने में ही कट के मर जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। भाई भारत में तो ऐसा नहीं है कि चौराहे पर पंडित जी कुछ कहें और सेना के जवान उनको गोली ना मारे, वो तो पुलिस वाला धाए से मार देगा। बट इस्लामिक आइडियोलॉजी में ऐसे नहीं है। किसी भी मुल्ला मौलवी के ऊपर ये लोग हमला कर ही नहीं सकते हैं। कोई सूफी आके खड़ा हो गया तो कोई सेना गोली नहीं चलाएगी। टर्की में भी ऐसा हो चुका है 1919 के आसपास। तो अगर वो 5,000 कैदी अगर बाहर निकल गए तो सऊदी अरब की सत्ता, किसी भी देश की सत्ता उलट सकते हैं वो। हुँ, वो कुरान के लफ्ज बताएंगे, प्रॉफिट की बातें बताएंगे, जिहाद का नारा देंगे और कहेंगे काफिर है तुम कत्ल कर दो, वो लोग कत्ल कर देंगे। ठीक बात। सोचने समझने की शक्ति तो होती नहीं है। अच्छा, तो कर्ना जी, आपने जी, जब बताया ना कि अगला जो इसका मुकाम हो सकता है हमास का, ज या कहिए अगला फ्रंट, आपने आपने देखा कि वो ईरान और सीरिया का एक तरह से बॉर्डर वहाँ पे हो सकता है। हम ज़रा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहेंगे। कई बार हम लोगों ने बात किया, जब ये हमास और ये इज़राइल का मामला शुरू हुआ, गाज़ा वाला पूरा ये इज़राइल पे हमला वाला मामला शुरू हुआ, तब भी हम लोगों ने अपने वीडियो में चर्चा की, तो ये कन्क्लूज़न तो यही था कि भाई साहब, भारत की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है इस मामले में। और आपने कश्मीर से लेके और नीचे तक प्रेज़ेंस भी गिनवा दी थी कि कितनी पुरानी प्रेज़ेंस है इनकी। तो भारत के संदर्भ में अगर हम कहें कि हमास और हमास जैसी मानसिकताओं की अगली खुरापात क्या हो सकती है? क्या संभावित है? किस रूप में संभावित है और क्या टाइम फ्रेम हो सकता है? आप अगला वर्ष हमारा तो नहीं है, जनवरी में जैसे ही सीए बिल आएगा, देखिए उसका रिएक्शन क्या होगा। उस समय लोग भूल जाएंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नागरिकों को 11 लाख नागरिकों को कैसे खदेड़ दिया।
उस समय लोग ये भी भूल जाएंगे कि 30,000 फिलिस्तीनी नरक में जी रहे हैं और एक भी मुस्लिम देश आगे नहीं आ रहा। 24 घंटे फौज खड़ी है सीरिया पे, क्या नाम है, टर्की पे और वगैरह। तो उसका असर भारत में भी आएगा। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि फिलिस्तीन के समर्थन में कोई धरना प्रदर्शन और विरोध नहीं हुआ, पहली बार। नहीं तो इसके पहले आंकड़े आए थे कि एक साथ 14,000 जगहों पर प्रदर्शन हुआ था इजराइल के विरुद्ध। आंकड़े ध्यान दीजिएगा, 14,000 प्रदर्शन हुए थे भारत में। और इस बार जैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, योगी बाबा ने क्या किया ये दिख रहा है। आईआईटी बॉम्बे में सेमिनार किया गया, तुरंत उनका रिएक्शन हुआ। और मेरी एक अगली वीडियो भी इसी पर है कि फेसबुक पर आज मैंने शेयर भी किया है कि पूरी विदेशी मीडिया भारत को किस रूप में और किस तरह देख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा इस्लामी फोबिक हो चुका है, लोग हमास में और आतंकियों में और फिलिस्तीन में कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं, वगैरह वगैरह। मतलब खूब हमारे विरुद्ध जहर उलझा है। लेकिन लोगों ये धन्यवाद देना चाहिए सोशल मीडिया की कि कम से कम सही जानकारी तो मिल रही है। अभी तक तो हम भी यही समझते थे, खुद मैंने आपको बताया है कि 2004 में स्नातक का विद्यार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमास का झंडा उठाया, यासिर अराफात का तौलिया लपेटा और हीरो बना। वामपंथियों के साथ रह के यही भी होता है, घर में चे गुवेरा की फोटो लगेगी तो यासिर अराफात के मॉडल पर बनेगा। तभी तो एक था टाइगर में सलमान खान, वो तौलिया लपेटता है। तो अगला गढ़ यही भी हो सकता है कि जैसे ही सीएए की बात होगी, पीएफआई शांत है, खत्म नहीं हुआ है। अब भारत में तो सॉलिटरी जो संस्था है जमाते इस्लामी की, तो वो तो हमास का वीडियो देख रहे हैं। आप किन किन से भिड़ेंगे? तबलीगी जमात अलग है, जमाते इस्लामी अलग है, ओवैसी के कारनामे अलग हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अलग है। वो न पुलिस के भरोसे हैं न सेना के भरोसे हैं, वो खुद में ही सक्षम है। वो इस बात को अच्छी तरह पता है उनको है। तो अगली लड़ाई तो भारत में दिखने वाली है। अब आप इंतजार करिए कि कब दिख रही है। एनसीईआरटी में रामायण महाभारत को शामिल करना हो, विरोध हो रहा है सीए का। कल ही तो एक बंगाल के मिनिस्टर ने कहा है कि अगर सीए लागू हुआ तो भारत में आग लग जाएगा। तो आप देखिए अगली लड़ाई यहाँ भी होगी। मतलब फर्क इतना है कि जहां हमास के लोग बंदूक से लड़ रहे हैं, यहाँ मुंह जवानी चल रही है। और हमास तो वहां अकेले लड़ रहे हैं। भारत में तो सारे रीजनल पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक की आकांक्षाओं से अलग लड़ रहे हैं। फिर कोई ठाकुर का कुआं वाली कविता गाने लगेगा। मनोज बिल्कुल झा ठीक को बात। देखिए इंडियन एक्सप्रेस में कैसे लिखा है। जी, जी, बिल्कुल। और वो समझ में भी आता है ना। और इसीलिए शायद इस कन्क्लूज़न पे आदमी पहुँच जाता है चर्चा करते-करते कि भारत में तो न जाने कितने हमास हैं और न जाने कितने जो है वो गाज़ा पट्टियाँ हैं। तो पूरे भारत में बिखरी हैं, आखिर ये उसी मानसिकता की वजह से। तो अच्छा, चलते-चलते अगर ओंकार जी, मैं चूँकि बातचीत हम लोगों ने जब शुरू किया तो बात इसी पे हो रही है कि हमास की अगली खुरापात, उसका अगला यलगार क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा? कि क्या रूप होगा? क्योंकि ये तो एक रक्त-बीज है, क्योंकि एक ज़हन से पैदा हुई है। अभी सो कॉल्ड सीज़फायर दिखाई दे रहा है। उसी के साथ आप ये भी कह रहे हैं कि गाज़ा को तो बिल्कुल सुधार के रह लेगा इज़राइल। क्या देख रहे हैं? ये इसका जो अ, आगे और क्या विस्तार देख रहे हैं, तब तक जब तक कि ये हल हो, फिलहाल? कोई एक नया संगठन फिर उठेगा सर। अलकायदा खत्म हुआ, आईएसआईएस आया। तो हो सकता है कुछ लोग कह दें कि हमास के नेता मर गए हैं, अब हमास की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है। लेकिन फिर कोई संगठन उठ जाएगा, फिर कोई चेहरे आ जाएंगे। तो भाई जो अलकायदा के लड़ाके थे वो आईएसआईएस में शामिल हो गए, जो आईएसआईएस के लड़ाके थे वो बिखर के अलग अलग चले गए। वो तो ठेके के हत्यारे हैं, उनको पैसा दीजिए, वो जिहाद का नारा लगा के किसी का गला काटेंगे। ये बहुत बड़ी बात। ठेके के भाड़े के किलर हैं और एक खास स्कूल ऑफ थॉट से गवर्न हो रहे हैं, जिसके के ऊपर जो है मज़हब का पर्दा है। मज़हब का काला पर्दा कहिए, हरा पर्दा कहिए, जो भी पर्दा है, लेकिन मज़हबी पर्दा है। और वो क्या यहाँ, क्या वहाँ, ये उसी तरह की बात है साहब कि धान जो है मलेशिया का कुछ और होता है, तो चावल का क्वालिटी कुछ और हो जाती है। भारत के साउथ में जो है चावल किसी और क्वालिटी की मिल जाएगी, जापान में चावल किसी और क्वालिटी की मिलेगी, चाइना में थोड़ा-सा उसका प्रकार अंतर होगा।
खाने का तरीका भी अंतर हो सकता है। वही रोटी हम अपने यहाँ जो है आटे से रोटी बनाते हैं, वो नूडल बना के खाते हैं। तो कुल मिला के ये जहरीली, नरसंहारी, विस्तारवादी, एक जो मज़हबी थॉट है, ये नाम बदल-बदल के ऐसे ही रक्त बीज की तरह आती रहेगी। फिलहाल ओमकारनाथ जी, अभी एक काफ़ी चर्चा से हट गया था हमास, होता है ना लोगों के जो है, लेकिन हम तो आपके साथ दर्शकों ओमकारनाथ जी के साथ बात इसलिए लगातार ये जारी रखते हैं कि उस बहाने कुछ पुराने इस्लामिक संदर्भों पर आपकी जानकारी बढ़ सके, आप तक वो नई जानकारियाँ पहुँच सके। ओमकारनाथ जी के माध्यम से। तो दर्शक बहुत ज़्यादा रुचि आप ले रहे हैं, आप हमें समय-समय पे विषय भी बताते रहते हैं। हमारा पूरा प्रयास होता है कि ओमकारनाथ जी के साथ हम उन विषयों को लेके आएँ, कुछ खास विषय, क्योंकि ओमकारनाथ जी की अपना अध्ययन और उनका लेखन इस्लाम पर बहुत ज़्यादा है और बहुत ऑथेंटिक तरीके से है। आपने एक बुक भी लिखी है, हम उस बुक पे भी चर्चा करेंगे क्रमवार। तो आज के लिए ओमकारनाथ जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, और दर्शकों, इसी के साथ मैं और ओमकारनाथ जी दोनों आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार।